तो अभी तक हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मैटर। मैटर आपने अपनी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि मैटर क्या चीज़ होती है। क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड पोसेस सम मास, उसी को हम मैटर बोलते हैं। या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी फेल्ट बाय अवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन से आपके? आपका टच, टंग, आईज, ईयर्स। तो जिस भी चीज़ को आप फेल्ट कर सकते हो अपने 5 सेंसेस से, या कोई भी चीज़ जो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है या जो कुछ ना कुछ मास रखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसको आप खुद नोट कर लीजिएगा। एनीथिंग that can occupy the space and possess some mass or we can say that or which we can felt by our 5 senses is called matter। ये तो रहा कि मैटर क्या होता है और मैटर की डेफिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ द मैटर। मैटर पढ़ लिया है, अब मैटर जो है होता है वो आपका आगे भी क्लासिफाइड होता है। अब हम पढ़ने हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका 2 कैटेगरीज में होता है, दैट इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है इसको हम आगे डिवाइडेशन कर देते हैं 3 हिस्सों में, दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये चीज़ आप 10th में भी पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। जैसे एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सॉलिड क्या होता है? जिसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, इसके पास कुछ ना कुछ आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा और डेफिनेट शेप रहेगी। अगर मैं इसे किसी कंटेनर में भी डालती हूँ तो इसका खुद का जो शेप, इसका जो खुद का शेप और वॉल्यूम है वो बिल्कुल वेज इट इज रहेगा अगर मैं इसको कंटेनर से बाहर भी निकाल लेती हूँ। तो दैट इज योर सॉलिड। अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के पास क्या होता है? वॉल्यूम तो डेफिनेट रहती है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो इनडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट मतलब चेंज होती रहती है। सपोज करो कि मैंने 5 लीटर पानी लिया, एक बॉटल में ले लिया, तो उसने उस बॉटल की शेप को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब उसी पानी को मैंने एक बड़े से टब में डाल दिया। अब क्या हो गया? यहाँ पर बॉटल से टब हो गया, यानी शेप बदल गई है, लेकिन 5 लीटर पानी मैंने जो मेरा पानी था वो अभी भी 5 लीटर ही रहेगा। पहले भी 5 लीटर था, अब भी 5 लीटर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड में आपके पास जो वॉल्यूम होती है वो तो डेफिनेट रहती है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो आपकी बदलती रहती है जिस भी कंटेनर में आप उसको डाल देते हो, राइट। अब हम गैस की बात करते हैं। तो देखिए गैस के पास ना तो आपके पास क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है, कह सकते हैं हम इसके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बैलून में आप हवा डालते अपनी हवा भरते हैं तो वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अब अगर मैं उसी गैस को किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती हूँ तो वो कुछ ना कुछ गैस उसमें से उड़ जाएगी। तो इसका मतलब ना तो उसकी वॉल्यूम डेफिनेट रहती है और ना ही आपके पास शेप डेफिनेट रहती है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं
केमिकल क्लासिफिकेशन की। ये आपने एक हिस्सा पढ़ा है इसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन है, जिसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दैट इज योर प्योर सब्सटेंस एंड योर मिक्सचर। अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस की खास बात ये होती है कि इसमें थ्रू आउट द सैंपल जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं प्योर वाटर अगर मैं बात करूं तो वो आपका एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके एक ही सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लेते मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल दिया, ठीक है, या फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपके पास केवल एक ही चीज़ आपके पास रहती है, एक ही एलिमेंट या आप एक ही कंपाउंड बोल सकते हैं, एक ही टाइप का, जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल सेम रहती है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, दैट इज योर एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज योर कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, सब आपकी वही चीज़ें हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट की खास प्रॉपर्टी ये है कि एलिमेंट में आपके पास वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, जैसे मेरे पास सिल्वर का एलिमेंट है तो इसमें केवल और केवल आपको सिल्वर के एटम ही नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप कहो कि इसमें गोल्ड के एटम नजर आएंगे तो वो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। एलिमेंट आपके पास होता है जिसमें आपके पास वन टाइप ऑफ एटम आपके पास प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या चीज़ होती है, कंपाउंड में आपके पास क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। यहाँ मैं लिख सकती हूँ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास दो तरह के एलिमेंट नजर आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं दो तरह के एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। अब हम इधर आ जाते हैं अपने मिक्सचर पे। देखिए मिक्सचर जो होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है, एक आपका होता है होमोजीनियस, ठीक है, एक आपको होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है जी। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इसका शायद 9th और 10th में काफ़ी अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, डिफ्रेंशिएट करके भी इसको अलग करके समझाते हैं। बट 11th केमिस्ट्री में इसका आपको इतना यूज़ नहीं है, जस्ट ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें जो आने वाले कॉन्सेप्ट है, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, आपका एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आपको उसको सिर्फ एक समझना है ऊपर से, बस जस्ट एक इंट्रो लेना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की मैं बात करती हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें आपको एक सिंगल फेस नजर आती है। सिंगल फेस का मतलब जैसे कि अगर मैं पानी ले लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक घोल देती हूँ तो आपको दिखाई दे, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि हाँ इसमें नमक मिला भी है या नहीं है। या फिर मैं अगर उसका चीनी का और पानी का घोल बना दूँ तो भी आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें चीनी प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस कहलाते हैं, जिस मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज रहती है वो आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती है, या जिसमें आपको सिंगल फेस नजर आती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो होती है एक से ज़्यादा फेस नजर आती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ आपके पास, अगर मैं बात करूँ जैसे कि मान लेते हैं मैंने पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तो आपको पता है कि मिट्टी जो है वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो आप उसको देख के बता दो कि हाँ इसमें मिट्टी मिली हुई है। यानी कि उसमें आपको दो फेस मिल रही है, एक लिक्विड की फेस मिल रही है और एक सॉलिड की फेस मिल रही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो ये तो था हमारे पास जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर 10th क्लास
ठीक है, एक जस्ट रिवीजन पार्ट था, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी, सिग्निफिकेंट फिगर हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है जी, और आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने कुछ इसमें अच्छे पढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक रहा है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर रहा है अब तक, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक्चुअल केमिस्ट्री जो है 11th की वो शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपके स्कूल में ये लॉज जो हैं पूछे जाते हैं हाफ ईयरलीज वगैरह में, ठीक है, आपके टेस्ट वेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? ऐसे लॉज जिससे हमारी पूरी केमिस्ट्री चलने वाली है। केमिस्ट्री को जैसे अपने इंडिया में कुछ लॉज बनाए गए हैं सिस्टम को चलाने के लिए, सेम इसी तरीके से अपनी केमिस्ट्री को चलाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज जो हैं बहुत पुराने टाइम में दिए गए हैं, जिनमें आज कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस जारी ही हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास जो पहला लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ से 11th आपकी जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो आपने पढ़ी भी होगी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ना तो आप मास को जो है बना सकते हैं, ना ही आप उसको पूरी तरह डेस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, mass can neither be created nor be destroyed। ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डेस्ट्रॉयड किया जा सकता है, नॉट बी डेस्ट्रॉयड, राइट। ये तो रही इसकी एक डेफिनेशन की बात। अब इसको आप अपनी केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मास है रिएक्टेंट का, मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो आपका इक्वल होता है मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू the mass of product, the mass of the products, ठीक है। ये इसकी आपकी सेकंड स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हैं, और करके आप लिख सकते हैं इसको। दोनों ही डेफिनेशन आपकी वैलिड है, कोई सी भी लिख दीजिएगा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको कौन सी अच्छे से समझ में आ रही है। कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी कार्बन प्लस O2, ठीक है, और ये आपके पास क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सी, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम, राइट। एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के कितने एटम नजर आ रहे हैं, 2 एटम नजर आ रहे हैं। तो आपके पास कितना मास हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 16 दैट विल बी योर 32 ग्राम, राइट। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहेगी नहीं तो आपको। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं 2 × 16 इज योर 36 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर इधर बात करूँ, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 इक्वल टू कितना हो गया ये 44 ग्राम हो गया। और अगर मैं इधर देखूँ तो सेम चीज़ यहीं पे नजर आ रही है। थोड़ा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस बिकॉज यहाँ स्पेस की कमी है। यहाँ देख लीजिएगा 12 ग्राम आपका कार्बन का मास है, ठीक है जी, और 32 आपका ऑक्सीजन का मास है। इन दोनों को भी ऐड करके कितना आ रहा है 44 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का जो मास है वो आपके पास क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि आज के समय में ये लॉ इतना पूरी तरह से वैलिड नहीं है।
क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कुछ मास जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे कि आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास जो मास होता है आधे जो मास होता है वो थोड़ा एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इस लॉ को मॉडिफाई करके जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये इस लॉ का मॉडिफिकेशन कह सकते हैं आप। इसको आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं पे मेंशन है और कहीं पर नहीं मेंशन है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, ठीक है जी। इस लॉ को मॉडिफिकेशन करके क्या लिखा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, जो कि क्या कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट का जो मास होता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत आपको कमी दिखाई देगी उसमें, स्लाइटली लेस देन दी मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी जितना मास आप रिएक्टेंट का लेके चल रहे हो ना, जब आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो उसमें प्रोडक्ट का जो मास होगा वो थोड़ा रिएक्टेंट के मास से कम आपको नजर आएगा, ठीक है। ये आपको ये वाला लॉ कहता है। अब ये बात किसने समझाई, ये बात आप आइंस्टीन इक्वेशन से समझ सकते हो। आइंस्टीन इक्वेशन आप जानते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ी होगी आपने आइंस्टीन इक्वेशन, जो कि ये कहती है एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पर ये m क्या है आपके पास, जो मास आपका लॉस्ट हुआ है, राइट। c इज योर वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो इस बात को किसने समझाया, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन की इक्वेशन से समझाया जा सकता है कि आपके पास जो मास होता है वो इंटर कन्वर्टिबल है एनर्जी के साथ, यानी जो मास होता है वो आपका एनर्जी में जो होता है कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, राइट। ये तो था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ का जो नेम होता है वो होता है हमारे पास, सॉरी, हम सेकेंड लॉज पे जाने से पहले हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। बेसिक है, सिंपल। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है, राइट। थोड़ा समय दीजिएगा। ऑन हीटिंग 10 ग्राम of sodium carbonate सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, राइट। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसको फॉर्मूलेज नहीं पता है, तो जैसे जैसे आप आगे इसमें पढ़ते जाएंगे आपको फॉर्मूलेज बनाने खुद आ जाएंगे। वैसे तो ये 10th क्लास में सिखाया जाता है कि फॉर्मूले को हम कैसे बनाते हैं, बट आगे आगे आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं। सोडियम कार्बोनेट कोमा ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट 4.4 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड that is your CO2 and 5.6 gram of sodium oxide क्या होता है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, राइट, इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब मैंने सोडियम कार्बोनेट को हीट किया तो मेरे पास दो चीज़ें बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सोडियम ऑक्साइड, राइट, इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आगे वो आपसे क्या कहता है, शो दैट दिस
reaction obeys the law of conservation of mass. क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इसको रफ कर रही हूँ, देन उसके मुझे क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसका आगे सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। राइटिंग में अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज बता दीजिएगा आगे। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर जो सॉल्यूशन होता है, हमारा जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें जो प्रॉपर जो सॉल्यूशन हमें प्रेजेंट करना पड़ता है यहाँ पर, वो आप कैसे शो करोगे वो यहाँ पर देखना है। इसका आप सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, सॉल्यूशन रिएक्शन आपके पास क्या कह रही थी कि आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है यानी कि आपका Na2CO3 ऑन हीटिंग ये आपका जो ये साइन होता है ना ट्रायंगल का, इसको हम हीटिंग का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। हीट करने पर वो आपको क्या दे रहा है, आपके पास दो चीज़ें दे रहा है, दैट इज़ योर CO2 एंड दैट इज़ योर Na2O, राइट। और उसने कहा है कि अब इस बताइए कि क्या ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे मास ऑफ द रिएक्टेंट। क्या निकालेंगे, मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपके पास, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है आपके पास Na2CO3, और न्यूमेरिकल में आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसमें गिवन है आपका मास दैट इज योर 10 ग्राम, राइट। नहीं भी गिवन होगा तो अगर आपके पास सपोज करो यहाँ तो क्योंकि डायरेक्टली आपको इसका मास दे रखा था 10 ग्राम, ठीक है। अगर आपके पास अगर मास गिवन नहीं है और आपको सिर्फ अलग से सोडियम की वैल्यू दी हुई है या कार्बन का दे रखा है या ऑक्सीजन का अलग से मास दे रखा है, तो आप इन सबको ऐड करके जो है इस पूरे मॉलिक्यूल का या इस पूरे कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, राइट। तो ये तो था आपके पास मास ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ द प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपके पास CO2 प्लस Na2O, यानी इन दोनों का मास जो होता है वो हमें क्या करना है, एडअप करना है। अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे पास CO2 का मास उन्होंने ऑलरेडी गिवन था दैट इज योर 4.4, और मेरे पास जो है Na2 का मास भी गिवन था दैट इज योर 5.6 ग्राम, ठीक है जी। और जब इन दोनों का समअप करूंगी तो मेरे पास यहाँ ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 10.0 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं 10 ग्राम ही बोल देते हैं, ठीक है जी। देखो ये सिंपल एडिशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम पॉइंट में एडिशन करते हैं, ठीक है जी। अब देखो आपने देखा कि मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख के दिखा रही हूँ, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे की जो स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है प्रॉपर, वो आपको क्या लिखनी होती है वो देखिएगा। अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है स्पीड को स्लो करने का, आप वो वहाँ से स्पीड को स्लो करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने क्या देखा था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट आपको इक्वल आ चुका था, तो आपको उस स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सिंस द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दी mass of product therefore this reaction, कुछ यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, जैसे कि मैंने अभी पीछे यहाँ पर बिटवीन को BW करके ऐसे लिखा था, ठीक है जी। ऐसे में यहाँ पे रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RE और यहाँ पर इसके ऊपर ये N लगा सकती हूँ, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। आपने यूज नहीं करनी है, ये मैं अपने लिए यूज कर रही है। दिस रिएक्शन ओबेज दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास, ठीक है। दिस इज योर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, राइट। अब हम आगे चलते हैं अपने सेकेंड लॉ पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ द डेफिनेट, कहीं कहीं पर आपको ये कांस्टेंट भी देखने को मिलता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड is always found to be made of the same element combined together in the same fixed proportion by mass, ठीक है जी। It states that a chemical compound is always found to be made of the same element combined together in the same fixed proportion by mass, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं वाटर की बात करती हूँ, ठीक है। मैं वो वाटर एक बार रिवर से लेके आई हूँ, एक बार मैं सी से लेके आई हूँ, एक बार मैं ओशन से लेके आई हूँ, है तो वो वाटर ही, या फिर मैं अपने नॉर्मल घर का पानी उठा के लेके आई हूँ, ठीक है तो वो वाटर, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? H2O, यानी कि उसमें आपके पास केवल दो ही एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज योर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चाहे आप किसी भी दूसरे देश का पानी उठा के लेके आ जाइए, उसमें वही दो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो आपके खुद के पानी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वही यही कह रहा है आपको कि आपके पास जो केमिकल कंपाउंड होता है हमेशा वो सेम एलिमेंट से ही बना होगा, ठीक है, और फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मास में ही जो आपके पास रहेगा कंबाइंड रहेगा। मान इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं मैं रिवर से पानी लेके आई हूँ, राइट, मैं कुएं से पानी भर के लाई हूँ, मैं सिंपल टैप वाटर लेके आ चुकी हूँ, राइट। तीनों चीज़ में आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, H2O, 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 राइट, ठीक है। इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो यहाँ और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? H2O के फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, और मैं इसको काट के ऐसे भी लिख सकती हूँ, और करके ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है ना, तो 1:8, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या रहेगा? 2:16 दिख रहा है? आई थिंक ज़्यादा नीचे हो चुका है, 1 मिनट, इसको ऊपर लिख देती हूँ, इसके एग्जाम्पल को मैं ऊपर लिख देती हूँ, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। स्टेटमेंट आपको बुक से भी मिल जाएगी, मेन चीज़ है आपको समझना, इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर बुक की डेफिनेशन ही लिखवा रही हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लेते हैं मैं रिवर वाटर लेके आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कुएं का पानी लेके आई हूँ, वेल वाटर। उसके बाद मैं मान लेते हैं यहाँ पर मैं अपने घर का खुद का पानी लेके आई हूँ, घर का टैप वाटर, ठीक है जी। अब है तो वाटर ही, H2O, H2O, H2O,
यानी इसमें भी आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले से के हिसाब से चलूँ, हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ पर भी कितना है 2 और 16, यहाँ पर भी 2 और 16। अब मैं चाहूँ तो इसको और सॉल्व करके लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसको मैं सिंपल रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ 1:8। ठीक है जी, 1:8। अब देखो, यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो वो हमेशा आपके पास सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट से ही बनेगा। ठीक है, और हमेशा जो होता है वो सेम फिक्स्ड रेशो बाय मास में ही आपको देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसके बिहाफ पर जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कोई क्वेश्चन किया था, सेम इसी के बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन दे देते हैं आपको, उससे समझ में आएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर मिल सकते हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है बेस्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6.488 ग्राम ऑफ द लेड combined directly with 1.002 gram of the oxygen to form the lead peroxide। उसके बाद क्या लिखा है, lead peroxide is also produced by heating the lead nitrate and it was found that the percentage of the oxygen present in lead peroxide is 13.38। Use these data to illustrate the law of constant composition। यानी कि हमें इस डाटा की हेल्प से बताना है कि क्या ये रिएक्शन जो हो रही है आपके पास, क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है, या फिर आप इसको कैसे समझा सकते हो लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कि ये कैसे ओबे कर रही है। ठीक है, तो पहले आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसका आपका सॉल्यूशन में हमारे पास 2 स्टेप है। पहला स्टेप आपके पास है कि आपको क्या करना है, जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, जो आपसे कह रहा था कि आपके पास जो लेड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर लेड पेरोक्साइड बना रही है, राइट। तो उसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन निकालना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। मैंने यहाँ लिख दिया है कि आपके पास पहले एक्सपेरिमेंट में लेड इतनी गिवन थी और ऑक्सीजन आपके पास इतनी गिवन थी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेरोक्साइड बन रहा है, लेड पेरोक्साइड जो आपको बन रहा है प्रोडक्ट, एक्चुअली में वो कितना फॉर्म हो रहा है। तो आपके पास लेड कितना गिवन था 6.488 ग्राम और ऑक्सीजन कितना गिवन है 1.022 ग्राम। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.490 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जो भी आपका लेड पेरोक्साइड फॉर्म्ड हो रहा है उसका मास। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इस मास में कितना ऑक्सीजन परसेंटेज जो है आपके पास बन रहा है वो चीज़ हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 100 ग्राम ऑफ द लेड पेरोक्साइड विल कंटेन द ऑक्सीजन। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला मास सैंपल का जो आपने यहाँ से निकाल लिया है इंटू 100 जब आप करोगे तो आपके पास सॉल्व करके वैल्यू आने वाली है 13.38 ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑक्सीजन परसेंटेज मिलेगी लेड पेरोक्साइड यानी कि पहले वाले केस में वो मिलेगी आपको 13.38%। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को कंपेयर करना है सेकंड एक्सपेरिमेंट से। और आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा था, सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका बोल रहा था कि लेड पेरोक्साइड को जो होता है हम लेड नाइट्रेट को हीट करके भी बना सकते हैं, राइट। तो जब आप वहाँ पे कंपेयर करोगे ऑक्सीजन की परसेंटेज को तो आप देखोगे कि वहाँ पे 13.38 ही आएगी। ठीक है जी, तो इससे आपके पास क्या प्रूफ होता है कि एक्सपेरिमेंट आप चाहे पहले कितने ही कर लो, यानी कहने का मतलब ये कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं लेड पेरोक्साइड। ठीक है, लेड पेरोक्साइड जो है चाहे तो आप जो है लेड के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके बना लीजिए या फिर लेड नाइट्रेट को हीट करके बना लीजिए। ठीक है जी, उससे आपके पास क्या बनने वाला है, ऑक्सीजन जो मिलेगी वो आपको 13.38% ही मिलेगी, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आगे इसमें आपके पास 2 लॉ और रहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसमें से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में। लॉ ऑफ अगर मैं बात करूँ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की तो ये आपका जेई और नीट लेवल पे ज़्यादा पूछा जाता है, अपने बोर्ड एग्जाम में इतना इसको प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, ओके, थैंक यू।